हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 24 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देंगे, आपको बोर्ड परीक्षा में हिंदी विषय की कॉपी कैसे लिखनी है 24 फरवरी को, ताकि आप 70 में से 70 का स्कोर आसानी से कर सको। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊंगा बोर्ड एग्जाम में आपको बोर्ड परीक्षा की कॉपी किस तरह से लिखना है, किस तरह से कॉपी का पहला पेज भरना है। सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आज के इस वीडियो में। मेरे प्यारे बच्चों, इसके लिए मैं यहाँ पर एक वायरल मॉडल पेपर के द्वारा आपको समझाऊंगा। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 24 फरवरी को हिंदी विषय का पेपर देंगे, बिल्कुल सेम इसी तरह से कॉपी लिखिएगा। 70 में 70 का स्कोर बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग। इसी तरह की बोर्ड एग्जाम की कॉपी होगी, आपका जो कॉपी का पहला पेज कवर होगा इसी तरह का होगा। कॉपी का जो कलर होगा वो चेंज हो जाएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड ने जो है आपको पहले ही सूचना दे दी है कि कॉपी का कलर थोड़ा चेंज होगा। जो पहला ये पृष्ठ कवर है इसका कलर बदला रहेगा। चलिए कैसे क्या करना है आपको बिल्कुल संक्षिप्त रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान दें आप, परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियाँ शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें। सबसे पहली बात, स्वयं आपको भरना है, किसी से नहीं भराना है। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, परीक्षार्थी यानी आपका जो भी रोल नंबर होगा, कैसे लिखना है, अंकों में लिखना है। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों, मान लीजिए आपका रोल नंबर है उदाहरण के लिए 1 2 4 1 5 4 9 5 2 7, इतना है। तो आपको यहाँ पर अंकों में लिख देना है। यहाँ पर आपको लिखना है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में। तो शब्दों में कैसे लिखा जाएगा, जैसे यहाँ पर 1 है तो आप 1 लिखेंगे, कामा लगाते जाइएगा। 2 है तो 2, 4 है तो 4, 1 है तो 1। इसी तरह से जो यहाँ पर आप संख्या लिखेंगे यहाँ पर उसको शब्दों में लिख देंगे, बिल्कुल इसी तरह से। फिर मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दें, परीक्षार्थी का जो अनुक्रमांक होगा ये यहाँ पर हो गया कि कैसे शब्दों में हो गया। अब विषय, क्योंकि यहाँ पर अगला कॉलम क्या है, विषय एवं प्रश्न पत्र तथा संकेतांक। तो विषय क्या है, हिंदी विषय का पेपर है आपका। प्रश्न पत्र केवल प्रश्न पत्र, और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक क्या है, तो पेपर में आप देखोगे इस साइड में जो यहाँ पर ये लिखा रहेगा 801, फिर ब्रैकेट में HB। तो जो भी लिखा रहेगा आपको इस बॉक्स में भर देना है। फिर आपका बोर्ड एग्जाम कब से शुरू है, 24 फरवरी से। 24 फरवरी को कौन सा दिन है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको दिन लिख देना है। 24 फरवरी से आपका जो है बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर 24 तारीख पड़ेगी 2 और 2025। और यहाँ पर क्या है, परीक्षा तिथि एवं पाली। तो पाली क्या रहेगी मेरे प्यारे बच्चों, प्रथम पाली से आपका पेपर होगा, यानी कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं आपका पेपर प्रथम पाली में होगा। यहाँ पर केंद्र का नाम आपको लिख देना है, नीचे आपको कुछ नहीं भरना। तो मेरे प्यारे बच्चों आप लोग कमेंट करके बताओ 24 फरवरी को कौन सा दिन पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बोर्ड परीक्षा में आपको कॉपी किस तरह से लिखनी है। तो चलिए यहाँ पर एक एक चीज मैं आपको क्लियर करा दूंगा। सबसे पहले इस मॉडल पेपर से आप समझेंगे, जिसको मैंने पूरा सॉल्व कराया है, वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। पहला प्रश्न गद्यांश जो आएंगे यहाँ पर खंड बा वर्णनात्मक प्रश्न 50 अंकों का होगा। पूरे 50 अंक आपको मिल जाएंगे जब आप इसी तरह से लिखेंगे बोर्ड एग्जाम की कॉपी। मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। 6 नंबर निर्धारित हैं इसके लिए। कैसे लिखना है, सबसे पहले आप क्या करेंगे बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या डालने से पहले आप खंड बा इस तरह से हेडिंग डाल देंगे। फिर प्रश्नोत्तर संख्या 1, यदि पहला गद्यांश आप कर रहे हैं तो पहला, दूसरा कर रहे हैं तो अथवा। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 1। अब यहाँ पर पहले गद्यांश से ही हम आपको सॉल्व करके बताएंगे। तो यहाँ पर ध्यान दें,
हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है। सबसे पहले गद्यांश जो भी आप हल करेंगे उसके शुरुआत के शब्द और इस तरह से डैश लगाते जाइएगा। लास्ट के शब्द को आपको लिख देना है काले पेन से, ध्यान रहे इस चीज का। फिर संदर्भ आपको हेडिंग डाल देना है और इसके बाद प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित क्या लिखूं नामक ललित निबंध से लिया गया है। इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी हैं। तो जो काले पेन से लिखा है आप काले से लिखेंगे, जो नीले पेन से लिखा है इसे आप नीले पेन से लिखेंगे। और इस पाठ का कोई भी संदर्भ कोई भी गद्यांश आता है तो संदर्भ सेम यही रहेगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है गद्यांश का, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो रेखांकित अंश है इसकी व्याख्या आप यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। रेखांकित अंश है क्या कि आज जो तरुण हैं वही वृद्ध होकर अतीत के गौरव का स्वप्न देखेंगे। उनके स्थान में तरुणों का फिर दूसरा दल आ जाएगा जो भविष्य का स्वप्न देखेगा। यहाँ पर रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल देना है, बा ऑप्शन हेडिंग डाल देना है। बख्शी जी कहते हैं कि आज का साहित्यकार एक तरुण की तरह भविष्य के गौरव को निहारना चाहता है, किंतु जिस प्रकार एक तरुण समय के साथ साथ वृद्धावस्था में पहुंच जाता है उसी प्रकार साहित्य भी सदैव आधुनिक नहीं रहता। इसी प्रकार जो तरुण आज भविष्य के गौरव की कल्पना में खोए हुए हैं वह क्या करेंगे, आगे भी बढ़िएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस तरह से व्याख्या आपको कर देना है। अगला प्रश्न है, लेखक के दूर के ढोल सुहावने होते हैं कथन का क्या आशय है। तो चलिए इसका उत्तर आप समझिएगा। दूर बजने वाले ढोलों की कर्कशता दूर तक नहीं पहुंच पाती है, दूरी पर वह मधुर प्रतीत होती है। इस तरह से गद्यांश आपको हल कर देना है और पूरे 6 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर एक ही गद्यांश आपको करना है। अगला प्रश्न यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। 6 नंबर का ये आएगा। कैसे आप लिखो ताकि ये 6 नंबर आपके पूरे मिलें। और मेरे प्यारे बच्चों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है यहाँ पर। धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर इस तरह से सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या आपको हेडिंग डाल देना है इस तरह से 2। और इसके बाद यहाँ पर दूसरा वाला है पद्यांश, यानी ये जो प्रश्न संख्या 2 है इसका पहला वाला है, दूसरा वाला नहीं है, पहला वाला है। तो इसको जो है शुरुआत के शब्दों को काले पेन से लिखना है। धूरी भरे अति शोभित, फिर इस तरह से डैश डैश लगाते जाइए। फिर लास्ट के शब्द क्या है, लय गयो माखन रोटी। आप देख सकते हो लय गयो माखन रोटी। अब इसके बाद संदर्भ आपको लिख देना है, इस तरह से हेडिंग डाल दीजिएगा। प्रस्तुत पद्यांश रसखान द्वारा रचित सुजान रसखान से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित सवैये शीर्षक से अवतरित है। इनका कोई भी सवैया आपकी बोर्ड परीक्षा में आए तो आपको इसी तरह से संदर्भ लिख देना है। मेरे प्यारे बच्चों प्रसंग भी लिखना है, पद्यांश का प्रसंग भी लिखना है आपको। तो प्रस्तुत सवैये में कविवर रसखान ने श्री कृष्ण के बाल सौंदर्य का मनोहारी वर्णन किया है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, धूरी भरे अति शोभित श्यामजू, क्योंकि दूसरा प्रश्न क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और तैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फिरे अंगना और पग पैजन बाजत पीरी कछोटी। तो मेरे प्यारे बच्चों इसकी जो है व्याख्या क्या होगी, इस तरह से हेडिंग आप डाल देंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। श्री कृष्ण के बाल रूप को देखकर एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हे सखी श्री कृष्ण का बाल रूप कितना मनोहर है, वह धूल में सने हुए हैं, सिर पर चोटी भी वैसी ही शोभा पा रही है। श्री कृष्ण ने पीला कच्छा पहन रखा है और वह अपने आंगन में खेलते खाते फिर रहे हैं। चलते फिरते उनके पैरों में पैजनियों की ध्वनि होती है। ये हो गई रेखांकित अंश की व्याख्या। चलिए अगला प्रश्न है पद्यांश का, आप लोग ध्यान दें। यहाँ पर प्रश्न अगला है
कि प्रस्तुत सवैये में किसे भाग्यशाली बताया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या होगा, भगवान श्री कृष्ण के हाथ से मक्खन और रोटी छीनने वाले कौवे को भाग्यशाली बताया गया है। क्लियर, इस तरह से आप लिखते हैं तो 6 नंबर बहुत ही आसानी से आपको मिलेंगे। अथवा वाला नहीं करना है, क्योंकि यदि आपने पहला किया है तो अथवा नहीं करना है। यदि आप अथवा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन एक ही करना है और 6 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसी एक संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का ये प्रश्न आएगा। अब यहाँ पर ध्यान दें आप सभी लोग, सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या आपको डाल देना है, प्रश्नोत्तर संख्या 3। फिर यहाँ पर पहला जो गद्यांश है, वाणारस्याम प्राचीन काला देव गेहे गेहे विद्याया दिव्यम ज्योति धोतते। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, काले पेन से आपको क्या करना है, गद्यांश के शुरुआत के शब्द लिख दीजिएगा। इस तरह से डैश डैश का निशान लगा दीजिएगा, लास्ट के शब्द को लिख देना। फिर संदर्भ हेडिंग डाल देना। संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत वाणारसी नामक पाठ से उद्धृत है। अब ध्यान रहे आप सभी को, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा। तो वाणारसी में प्राचीन काल से घर घर में विद्या का प्रकाश चमक रहा है। इस समय भी यहाँ संस्कृत वाणी की धारा निरंतर बहती है और मनुष्यों का ज्ञान बढ़ाती है। यहाँ अनेक श्रेष्ठ आचार्य विद्वान वैदिक साहित्य के अध्ययनों में इस समय लगे हुए हैं। केवल भारतीय ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी संस्कृत के अध्ययन के लिए यहाँ आते हैं और बिना किसी शुल्क के विद्या ग्रहण करते हैं। यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय तथा काशी विद्यापीठ, ये 3 विश्वविद्यालय हैं जिनमें नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन चलता रहता है। मेरे प्यारे बच्चों ये हो गया इसका हिंदी अनुवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ आपको लिखना है, हिंदी अनुवाद लिखना है। 5 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला पद्यांश है इसी को मैं हल कराऊंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। मेरे प्यारे बच्चों, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 4 इस तरह से हेडिंग डाल देंगे आप लोग। फिर शुरुआत के शब्द क्या हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, लास्ट के शब्द क्या है, दुख भाग भवेत्। संदर्भ क्या होगा, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। अब मेरे प्यारे बच्चों हिंदी अनुवाद क्या होगा, सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुखी ना हो अर्थात कोई भी दुख का भागी ना बने। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न यहाँ पर है प्रश्न संख्या 5। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर देना है। तो जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है आप उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर करेंगे। 3 नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि आप जो है किस जिले से हैं और आपके जिले के लिए कौन सा खंड काव्य निर्धारित है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय आपको लिखना होगा और उनकी प्रमुख रचना का नाम लिखना होगा, जिसके लिए 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल 100% की गारंटी है कि यही जीवन परिचय आपकी बोर्ड परीक्षा में आएंगे। तो मैं आपको बताऊंगा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कैसे लिखो आप लोग। सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 6 का पहले नंबर पर है जयशंकर प्रसाद, हेडिंग डाल देंगे आप लोग, काले पेन से हेडिंग डाल देंगे जीवन परिचय और कॉपी के इस साइड में आप ये जो है संक्षिप्त परिचय जरूर लिख दीजिएगा। जैसे जन्म कब हुआ, 30 जनवरी 1889 ईस्वी में,
जन्म स्थान क्या था? काशी। इनके पिता का नाम क्या था? श्री देवी प्रसाद। जयशंकर प्रसाद जी ने शिक्षा कहाँ तक प्राप्त की? कक्षा 8 तक। मृत्यु कब हो गई? 15 नवंबर 1937 ईस्वी को। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन हैं? कामायनी, लहर और आंसू और चंद्रगुप्त, कंकाल, इरावती, अपूर्ण। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद जो नीले पेन से लिखा है आप नीले से लिखेंगे, जो काले से है आप काले से लिखेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में 30 नवंबर सन 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता श्रीदेवी प्रसाद साहू सुघनी साहू के नाम से विख्यात थे या प्रख्यात थे। उनकी दानशीलता और उदारता के कारण उनके यहाँ विद्वानों और कलाकारों का बराबर समादर हुआ करता था। इनकी शिक्षा का प्रारंभ घर पर ही हुआ। संस्कृत, फारसी, उर्दू और हिंदी की शिक्षा इन्होंने घर पर ही स्वाध्याय से प्राप्त की। कुछ समय के लिए स्थानीय क्वींस कॉलेज में नाम लिखवाया गया, किंतु वहां 8वीं कक्षा से ऊपर नहीं पढ़ सके। 12 वर्ष की अल्पायु में उनके पिता का देहांत हो गया और इनका अधिकांश जीवन काशी में बीता। यक्ष्मा अर्थात टीबी के कारण प्रसाद जी का देहांत 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, रचना क्या है इनकी? कंकाल। तो ये इस तरह से आप जीवन परिचय लिखेंगे तो पूरे पूरे आपके 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना है। 5 नंबर आपको मिलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, महादेवी वर्मा, तुलसीदास और बिहारी लाल सभी का जीवन परिचय इंपॉर्टेंट है 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। मैं आपको बताऊंगा गोस्वामी तुलसीदास जी का बिल्कुल आसान सा जीवन परिचय। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान देना है। यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 6 का किस नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है तुलसीदास जी का जीवन परिचय। इस तरह से हेडिंग डाल देंगे। कॉपी के इस साइड में आपको लिखना है जन्म कब हुआ तुलसीदास जी का? सन 1532 में। पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, गुरु का नाम नरहरिदास और शेष सनातन। इनकी पत्नी का नाम रत्नावली। मृत्यु कब हो गई? सन 1623 ईस्वी में। और रचनाएं इनकी प्रमुख हैं रामचरितमानस, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका आदि। ये हो गया, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये इनकी रचनाएं हैं। अब इनका जीवन परिचय क्या हो जाएगा? तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जन्म एटा जिले के सोरो नामक स्थान को मानते हैं। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और माता का नाम हुलसी था। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। स्वामी नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया था। काशी के शेष सनातन नामक विद्वान ने इन्हें वेदों, पुराणों आदि ग्रंथों का ज्ञान कराया था। इनका विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली के साथ हुआ था। वह पत्नी प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे कि पत्नी के उपदेश से ही इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। किसका? गोस्वामी तुलसीदास जी का। इनकी मृत्यु मेरे प्यारे बच्चों कब हो गई? 80 घाट पर सन 1623 ईस्वी में हो गई। अब इनकी प्रमुख रचना क्या है? रामचरितमानस। तो सेम इसी तरह से आप गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय लिखोगे, जो काले से है काले से और जो नीले पेन से है उसे नीले पेन से। पूरे पूरे 5 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या यानी प्रश्नोत्तर संख्या 7, यहाँ पर ये श्लोक इस मॉडल पेपर में नहीं है। आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या कौन सा प्रश्न था? चौथा प्रश्न था। यहाँ पर 2 श्लोक हैं जो इनमें से कोई भी श्लोक नहीं लिखा है मैंने यहाँ पर, क्योंकि जो पेपर में श्लोक आएंगे उनमें से कोई भी आपको नहीं लिखना है। तो यहाँ पर अपदो दूरगामी चा साक्षरो नाचा पंडितः अमुखा स्फुट वक्ता चा योजानात सह पंडितः। चलिए इसके बाद देखें आप लोग। अगला प्रश्न है अपनी पाठ्य पुस्तक से, ये तो मैंने करा दिया।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है आपको और 2 नंबर आपको मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कुत्र मरणम मंगलम भवति। इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्नोत्तर संख्या 8, पहला उत्तर यानी पहले प्रश्न का उत्तर क्या होगा? वानरसस्याम मरणम मंगलम भवति। दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, चंद्रशेखरः कः आसीत्। तो चंद्रशेखरः एकः प्रसिद्धः क्रांतिकारी देशभक्ता च आसीत्। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर ध्यान दें आप लोग, अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 2 ही प्रश्न कर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है और 7 नंबर का प्रश्न आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा प्रदूषण पर निबंध, क्योंकि ये निबंध जो है हर साल बोर्ड परीक्षा में आता है। प्रदूषण की समस्या और समाधान पर कैसे निबंध लिखना है आप सभी को। प्रश्नोत्तर संख्या यहाँ पर 9 डाल देंगे और किस नंबर पर है ये निबंध? 4थे नंबर पर है, इसलिए यहाँ पर 4 काले पेन से हेडिंग डाल देंगे, प्रदूषण की समस्या और समाधान। रूपरेखा के अंतर्गत आपको क्या लिखना है? प्रस्तावना। प्रदूषण का अर्थ क्या है? प्रदूषण के प्रकार क्या हैं? जैसे कि जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रासायनिक प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण, प्रदूषण रोकने के उपाय क्या हैं और उपसंहार। ये हो गया बिल्कुल जो है रूपरेखा आपने देखी। अब संक्षिप्त रूप से कैसे लिखना है आपको, तो सबसे पहली हेडिंग क्या है? प्रस्तावना। प्रस्तावना के अंतर्गत आपको लिखना है, आज का मानव औद्योगिकरण के जंजाल में फंसकर स्वयं भी मशीन का एक ऐसा निर्जीव पुर्जा बनकर रह गया है कि वह अपने पर्यावरण की शुद्धता का ध्यान भी नहीं रख सका। अब एक और समस्या उत्पन्न हो गई है, प्रदूषण की समस्या। इस समस्या की ओर आजकल सभी देशों, इस समय हमारे समक्ष सबसे बड़ी चुनौती पर्यावरण को बचाने की है, क्योंकि पानी, हवा, जंगल, मिट्टी आदि सब कुछ प्रदूषित हो चुका है। दूसरी हेडिंग किस तरह से आपको हेडिंग डालना है? प्रदूषण का अर्थ। इस तरह से, बिल्कुल इसी तरह से आप हेडिंग डालें, इसे अंडरलाइन कर दें। जीवन के लिए संतुलित वातावरण अत्यंत आवश्यक है और वातावरण के इन घटकों में हानिकारक बाह्य घटकों के प्रवेश से वातावरण प्रदूषित हो जाता है, जो सभी जीवधारियों के लिए हानिकारक हो जाता है। वातावरण के दूषित हो जाने को प्रदूषण कहा जाता है, जो मुख्यतः जल, वायु, ध्वनि आदि में सर्वत्र व्याप्त है। ये हो गई दूसरी हेडिंग। तीसरी हेडिंग क्या है? प्रदूषण के प्रकार। तो प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रदूषण निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है जल प्रदूषण। जल जीवन का पर्याय है, यानी जल ही जीवन है, बिना जल के जीवन असंभव है। जल भी स्वच्छ और विकार रहित होना चाहिए। उद्योग धंधों का कचरा, रासायनिक तत्व आदि नदियों में मिलते रहते हैं। यह जमीन के अंदर जाकर भूमिगत जल को प्रदूषित करते हैं। प्रदूषण का अगला प्रकार है मेरे प्यारे बच्चों वायु प्रदूषण। इसके अंतर्गत क्या लिखना है आप सभी को? वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें अपनी आपसी क्रिया द्वारा संतुलित अवस्था में रहकर जीव जगत के लिए प्राण वायु ऑक्सीजन की निश्चित मात्रा सुनिश्चित करती हैं। वृक्षों के कटान, उद्योग धंधों के धुएं और कचरे से यह संतुलन बिगड़ जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन कम हो जाती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होता है? हानिकारक है, और यही वायु प्रदूषण होता है। प्रदूषण का अगला प्रकार है ध्वनि प्रदूषण। इसके अंतर्गत आपको क्या लिखना है? अनेक प्रकार के वाहनों जैसे मोटर, कार, बस, जेट विमान, ट्रैक्टर आदि, लाउड स्पीकर, बाजे, कारखानों के सायरन और मशीनों से होने वाली आवाजों से ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि की लहरें जीवधारी की क्रियाओं को प्रभावित करती हैं। अत्यधिक तेज ध्वनि से लोगों में सुनने की क्षमता कम हो जाती है तथा नींद भी ठीक प्रकार से नहीं आती है। यहाँ तक कि कभी कभी पागलपन का रोग भी उत्पन्न हो जाता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रदूषण का अगला प्रकार है रासायनिक प्रदूषण।
प्रायः कृषक क्या करते हैं, अधिक फसलोत्पादन के लिए कीटनाशक और रोगनाशक दवाइयां व रसायनों का प्रयोग करते हैं जो स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। आधुनिक पेस्टिसाइड का अंधाधुंध प्रयोग भी लाभ के स्थान पर हानि पहुंचाता है। मेरे प्यारे बच्चों, अगला है यहाँ पर प्रदूषण का प्रकार, रेडियोधर्मी प्रदूषण। परमाणु शक्ति उत्पादन केंद्रों और परमाणविक परीक्षण से भी जल, वायु तथा पृथ्वी का प्रदूषण होता है। परमाणु विस्फोट के स्थान पर तापक्रम इतना बढ़ जाता है कि धातु तक पिघल जाती है, जो आज की पीढ़ी के लिए ही नहीं, आने वाली पीढ़ी के लिए भी हानिकारक है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर अगली हेडिंग है प्रदूषण को रोकने के उपाय। तो प्रदूषण को रोकने के लिए व्यक्तिगत और सरकारी दोनों ही स्तरों पर प्रयास किए जाने आवश्यक हैं। प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण के लिए भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जैसे वाहनों से निकलने वाले धुएं की जांच की व्यवस्था करना, नए उद्योगों को लाइसेंस दिए जाने से पूर्व उन्हें औद्योगिक कचरे के निस्तारण की समुचित व्यवस्था करना और इसकी पर्यावरण विशेषज्ञों से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आगे क्या लिखेंगे, वनों की अनियंत्रित कटाई को रोकने के लिए कठोर नियम बनाया जाना भारत सरकार की महत्वपूर्ण कार्यशैली है। अगली हेडिंग और लास्ट हेडिंग है उपसंहार। सरकार प्रदूषण को रोकथाम के लिए पर्याप्त सरकार प्रदूषण के रोकथाम के लिए पर्याप्त सजग है। पर्यावरण के प्रति जागरूकता से ही हम और अधिक अच्छा एवं स्वस्थ जीवन जी सकेंगे और आने वाली पीढ़ी को प्रदूषण के अभिशाप से मुक्ति दिला सकेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न यहाँ पर है, आपने देखा प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर है, बिजली समस्या के निराकरण हेतु तो अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखिए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा। अथवा में है, अपने निवास के आसपास मोहल्ले की नालियों की समुचित व्यवस्था या सफाई के लिए नगर जनपद के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान रहे आप सभी को, ये जो यहाँ पर ये है दूसरा अथवा वाला प्रश्न, चलिए इसका उत्तर आप समझिएगा। प्रश्नोत्तर संख्या 10 अथवा इस तरह से आप लिखेंगे, सेवा में, फिर मुख्य नगर अधिकारी कामा लगा देंगे, नगर निगम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। विषय आपको यहाँ पर लिख देना है, महोदय निवेदन है कि आजकल प्रयागराज नगर की सड़कों की सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं है। बिल्कुल सेम इसी तरह से लिखिएगा आप लोग। नगर की सड़कों पर सर्वत्र गंदगी फैली हुई है, नालियों में गंदा पानी फैल रहा है और जिसमें दुर्गंध के कारण अनेक बीमारियों की फैलने की आशंका है। गंदगी के कारण मच्छर पैदा हो रहे हैं। चौक बाजार नगर का मुख्य व्यावसायिक केंद्र है। नगर के सभी वर्गों के लोग वहां अपनी आवश्यकतानुसार सामान खरीदने आते हैं। नालियों और सड़कों की गंदगी ग्राहक के मन पर कुप्रभाव डालती है। मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखें आप लोग, वह इस गंदगी को देखकर दोबारा इस ओर नहीं आते। दुकानदारों के व्यवसाय पर इसका असर पड़ रहा है। अतः आपसे निवेदन है कि इस अव्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दें। अपने स्वास्थ्य कर्मचारियों को यहाँ विशेष सफाई बनाए रखने का आदेश दें, ताकि यहाँ विशेष सफाई बनाए रखने का आदेश दें और ताकि यहाँ के निवासियों का जीवन बीमारियों से दूर रहे और व्यवसायियों के व्यवसाय में वृद्धि संभव हो सके। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना, प्रभाकर पांडे, अन्य व्यवसायी गढ़ चौक प्रयागराज। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।